Today in this video we are going to understand about the second phase of the Indian National Congress, that is from 1906 to 1919. So basically यहाँ से जो era शुरू हुआ that is second phase का था, and also ये अब जो भी चैप्टर हमारा बाकी है उसमें सब कुछ जो लिखा हुआ है that is related to our second phase. Okay. सो ये जब सेकंड फेज़ हुआ तो इसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो थे वो देखे गए थे, जैसे कि जो मेजर इंसिडेंट थे वो थे एक तो रिफ्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, जो कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके बीच में जो है तनाव आ गया था, उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे. देन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स प्रोटेस्ट लाइक बंग भंग मूवमेंट एंड द स्वदेशी मूवमेंट. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो है बंग भंग और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ. देन राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, then home rule movement, different other activities in the country and abroad, and the two acts, namely Morley-Minto Amendment and the Montague-Chelmsford's Amendment in 1910. सो बेसिकली ये सारे जो मेजर इवेंट्स थे वो हमारे सेकेंड फेज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. एंड ऑल्सो ये जो लास्ट के दो अमेंडमेंट्स है दैट इज़ मॉर्ले-मिंटो एक्ट एंड द मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड एक्ट, वो एक तरह से डिवाइड एंड रूल को प्रमोट करने के लिए करे गए थे. दैट इज़ यहाँ पे जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था बेस्ड ऑन दी रिलीजन, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम. सो बेसिकली ये सब चीज़ें हम सेकेंड फेज़ में देखेंगे. Also, people were not satisfied with the Indian Legislative Act of 1892, and because of all these factors, their demands and desires were getting higher and higher. So let us see one by one कि क्या क्या events थे second phase के जो भी यहाँ पे ऊपर mention किए गए हैं. So the first one is controversy between the moderates and the extremists. So now ये कंट्रोवर्सी समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि मॉडरेट लीडर कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे. मतलब हम क्यों किसी लीडर को मॉडरेट कहते हैं और क्यों किसी लीडर को, उस टाइम के जो लीडर थे उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे जो लीडर्स के नाम दिए गए हैं दैट इज़ वोमेश चंद्र बैनर्जी, दादाभाई नवरोजी, रोमेश चंद्र दत्ता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वचा, मदन मोहन मालवीय एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. दे वर द फेमस ओल्ड जनरेशन लीडर्स फ्रॉम द मॉडरेट ग्रुप. तो ये सारे जो भी लीडर्स के नाम हैं दे वर अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट लीडर्स. नाउ हम इनको मॉडरेट लीडर्स क्यों कहते हैं? सो बेसिकली इनकी कुछ आइडियोलॉजी थी जो ये फॉलो करते थे, दैट इज़ दे यूज टू राइट टू दी कंटेम्प्रेरी वाइसरॉयज अगेंस्ट द फॉल पॉलिसीज ऑफ द रूलर्स. तो जो भी ब्रिटिशर्स की फॉल पॉलिसीज थी जो कि लाइक पॉलिसीज सही नहीं थी, उनके बारे में ये उनको लिखा करते थे वाइसरॉयज को. एंड इस बेसिस पे है वो जो माइनर इश्यूज होते थे दे यूज टू सॉल्व विद द गवर्नमेंट थ्रू द डेलिब्रेशन. मतलब बातचीत करके जो है उनका एक ये होता था कि बातचीत से ही जो है एक हल निकल आए. सो इस तरह से जो है वो लाइक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करते थे. देन दे सिस्टमेटिकली यूनिफाइड द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूटेड फाउंडेशन फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो एक तो ये हो गया कि दे यूज टू राइट टू द रूलर्स और द ब्रिटिशर्स के ये पॉलिसी सही नहीं है, सो लाइक ये इसको इशू को रिजॉल्व किया जाए, इस तरह से वो वर्क करते थे. दूसरा इसी के साथ में जो है जो भी मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे उनको जो है उन्होंने लाइक साथ में लेके आए, सिस्टमेटिकली वे में उनको साथ में लेके आए. एंड ऑल्सो नेशनल मूवमेंट की जो है इन्होंने फाउंडेशन की नींव रखी थी. दे ऑल्सो सोड द सीड्स ऑफ फ्रीडम फाइटिंग, होम रूल, इक्वलिटी एंड जस्टिस इन द कॉमन मैन. इसके अलावा उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के लिए, होम रूल के लिए, इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए भी जो है कॉमन मैन के अंदर वो सीड्स जो है उन्होंने लाइक सो कर दिए थे. बट इतना सब हम जैसे देखते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिशर्स से बातचीत करके कोई मसले का हल निकाल रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि वो ब्रिटिशर्स के अंधे फॉलोवर्स थे, ऐसा नहीं था. और ये चीज़ जो है एक इंसिडेंट से क्लियर होती है, दैट इज़ कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड ऑल्सो उनको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का मेंबरशिप दी जा रही थी, बट उन्होंने वो चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं की थी. सो इट शोज़ दैट कि दो उन लोग बातचीत करके डेलिब्रेशन के थ्रू इशू सॉल्व करवाना चाहते थे, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ब्रिटिशर्स के लाइक फॉलोवर्स थे. तो ये हो गए हमारे मॉडरेट्स. नाउ एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? सो बेसिकली यहाँ पे इसे नाम दिखा जाए बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये जो लीडर्स थे दे वर अंडर दी एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी. नाउ एक्सट्रीमिस्ट में क्या होता था बेसिकली, क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने ये जो मॉडरेट लीडर्स थे उनकी जो है बात नहीं सुनी एंड जो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है दे वर कंपेल्ड टू टेक एक्शंस फॉर देयर राइट्स. अब राइट पाने के लिए उनको एक्शन पे जो है उतरना पड़ गया. सो बेसिकली हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर को वो कहेंगे कि जैसे लाइक जो एजिटेशन में बिलीव करते हो, जो स्ट्राइक्स पे या जो बॉयकॉट्स में बिलीव करते हो, तो वो सारे जो लीडर्स थे वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट के अंडर में काउंट होंगे. सो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी क्या थी?
कि जो मॉडरेट्स थे दे यूज टू से कि जो इश्यूज़ है उनका हल जो है वो बातचीत से ही निकाला जाए, इस तरह से जो एक्शन है, जो एजिटेशन है वो ना किया जाए। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इससे खुश नहीं थे, दे यूज टू से कि भाई इससे कोई असर नहीं आ रहा है और जो है ब्रिटिशर्स को अब जो है बताना पड़ेगा कि पावर जो किस तरह से ली जाती है, राइट्स किस तरह से लिए जाते हैं। सो ये आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से जो है ये कंट्रोवर्सी बनी, एंड दैट्स वाई जो है इसका काफ़ी आगे असर भी हुआ। हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ था ये कंट्रोवर्सी की वजह से। बट बिफोर दैट लेट अस सी बैकग्राउंड ऑफ सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। सो द फर्स्ट वन इज़ लोकमान्य तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक वॉज नोन एज लोकमान्य तिलक and he was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri district of Maharashtra. He obtained a degree of BA and LLB, and also he started two journals named the Maratha and the Kesari. Now the Maratha was in English and the Kesari was in Marathi language. Okay. Then for the first time he participated in Indian National Congress convention in 1890 that was held in Mumbai. Apart from that he expanded the nationalist movement to a wider India. That is जो पहले ही मूवमेंट था वो सिर्फ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के लिए ही लाइक एक तरह से सीमित हो गया था, बट इनको जो है ब्रिटिशर्स को पावर दिखानी थी कि जो इतने सारे इंडियंस हैं वो अगर साथ मिल जाए तो कितना सारा जो है पावर क्रिएट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ये पूरा जो मूवमेंट है वो पूरे नेशन वाइड में स्प्रेड किया था। Apart from that, he started the celebration of Ganesh festival and the birth anniversary of Chhatrapati Shivaji. So basically ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उनको वाइडर इंडिया में स्प्रेड करना था एंड जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना था, एक साथ लाना था। दैट्स वाई ही स्टार्टेड दिस टू फेस्टिवल, दैट इज एक तो गणेश चतुर्थी एंड द सेकंड वन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी। सो जब ये सेलिब्रेट करते थे इससे पीपल साथ में आते थे, और जब ये इवेंट होता था, जब साथ में लोग साथ में होते थे, तो उस टाइम पे जो है ये मैसेजेस जो है पास ऑन किया करते थे किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो ऑल्सो इन 1906 ही प्रोक्लेम दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट he also said that religion and life are nothing विदाउट दी होम रूल। सो स्वराज के बिना जो है वो रिलीजन और लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं है। सो बेसिकली उन्होंने जो ब्रिटिश पॉलिसीज उनको क्रिटिसाइज़ किया था एंड इसके लिए उनको 6 साल की जेल भी हो गई थी एंड ही वॉज सेंट टू द मंडले जेल। सो ये जो मंडले है दैट इज़ प्रेजेंटली नोन एज म्यांमार। सो इसके अलावा इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग भी फाइंड की थी एंड विच प्लेड एन एक्टिव रोल इन नेशनल मूवमेंट्स। सो दिस वॉज अबाउट द लोकमान्य तिलक। नाउ द अदर लीडर इज लाला लजपत राय। So Lala Lajpat Rai was born in village called Dhukle situated near Firozpur, and he was popularly known as Sher-e Punjab. So Lala Lajpat Rai was like known as Sher-e Punjab, and he was basically highly inspired with Dayanand Saraswati's Arya Samaj. He also started two journals, namely The Punjabi and The People, and he was also sentenced to jail for leading peasants fight for justice. जब इन्होंने पीसेंट्स दैट इज फार्मर्स को जब लीड किया जस्टिस के लिए तो उनको जो है जेल में भेज दिया गया था। एंड ऑल्सो ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ पुलिस एक्शन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने भी जो है इनके ऊपर एक्शन लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज हॉस्पिटलाइज बिकॉज उनको काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुलिस एक्शन ही डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। सो दिस वॉज अबाउट लाला लजपत राय। Now moving on to the third leader, that is the third extremist leader is Bipin Chandra Pal. He was born in Payol in Silhar district in Bengal. He was very much impressed by Bankim Chandra Chattopadhyay and his daily Bang Darshan. So जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बंग दर्शन जो डेली थी उनसे भी जो है इन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी। So in the beginning he came in the contact of Brahmo Samaj, and also he made a major contribution in the Swadeshi movement. He started a daily called Vande Mataram and weekly named New India. So बिपिन चंद्र पाल ने भी जो है डेली शुरू किया था वंदे मातरम एंड वीकली शुरू किया था न्यू इंडिया, एंड ही हैड टू अंडरगो अ जेल सेंटेंस इन 1907, और इनको भी जो है 1907 में जेल भेज दिया गया था। सो दिस वॉज अबाउट द बिपिन चंद्र पाल। नाउ बेसिकली जो हम जो ये सेकेंड फेज देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सो इट इज़ फ्रॉम 1906 टू 1919। लेकिन उसके पहले जो है क्या हुआ था जो ये हम सेकेंड फेज में काउंट करते हैं वो हमें देखना ज़रूरी है। सो इट वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905।
सो बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल काफ़ी सारे एजिटेशन शुरू हो गए थे एंड काफ़ी सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे एंड दैट्स वाई द पीरियड आफ्टर 1905 इज टर्म्ड एज द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज उसके पहले जो है डेलीब्रेशंस के थ्रू गवर्नमेंट से जो ब्रिटिश रूलर से जो है बातचीत के थ्रू ही जो है इश्यूज़ के रेज किया जाता था, बट यहाँ पे जो है पार्टीशन जब हुआ बंगाल का उसके बाद से काफ़ी एजिटेशन और प्रोटेस्ट शुरू हो गए एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो जो वायसरॉय कर्जन थे उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था इन टू प्रोविंसेस कॉल्ड बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल. सो जो बंगाल था ईस्टर्न वाला उसको बंगाल नाम दे दिया और वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल दे दिया. अब जो ईस्टर्न बंगाल था दैट इज़ जो उन्होंने प्रोविंस क्रिएट की थी बंगाल की, उनका कैपिटल रखा ढाका और जो वेस्ट बंगाल था उसका कैपिटल रखा कलकत्ता. नाउ इन्होंने ये बंगाल का पार्टीशन बेसिकली कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए किया था, बट इन्होंने रीज़न क्या दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली हो पाए, इसलिए उन लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं. सो बेसिकली द पीपल फॉलोइंग द सेम कल्चर एंड लैंग्वेज सीवियरली प्रोटेस्टेड द पार्टीशन. सो जो भी लोग थे वहाँ के जो सेम कल्चर फॉलो करते थे, सेम लैंग्वेज फॉलो करते थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया इस पार्टीशन का. एंड सो दिस partition of Bengal was really a shrewd idea to crack the unity among the Muslim and the Hindus. So basically जो partition of Bengal है उसको बंग भंग भी कहते हैं. सो ये जो एक तरीका था कि मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो यूनिटी है उसको डिवाइड करने का. सो दैट्स वाई जो ये ब्रिटिशर्स थे उनका मेजर रीज़न यही था कि जो है यूनिटी उनकी ब्रेक करनी है. Now the region of Odisha and Bihar were taken into West Bengal with the population reaching to large figure of 5.3 crore with 4.4 crore of Hindus and 90 lakhs of Muslims. So इन्होंने क्या किया, जो उड़ीसा और बिहार जो था वो भी वेस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 5.3 करोड़. उसमें से 5.3 करोड़ में से जो 4.4 करोड़ थे वो हिंदूज थे एंड 90 लाख मुस्लिम्स थे. वाइल इफ़ यू सी द प्रोविंस ऑफ ढाका दैट इज़ जो बंगाल का है उसके अंदर जो इंक्लूड किया गया है ढाका, चित्तगोंग एंड आसाम, और उनको जो है ईस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया. अभी ये ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 3.2 करोड़ आउट ऑफ विच 1.8 करोड़ वर मुस्लिम्स एंड 1.4 करोड़ वर्स हिंदू. सो यू कैन सी जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पे इन्होंने हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा कर दी और जो ईस्ट बंगाल था वहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा कर दी. सो इससे क्या हुआ, जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई एंड वहाँ पे जो है ये वायसरॉय का काम इजी हो गया. वाई, बिकॉज उनको वहाँ पे कम्युनलिज्म के सीड जो है बोने थे एंड दैट्स वाई अब जब उन्होंने क्या बोला मुस्लिम्स को फेवर किया कि हम आपको अलग से इलेक्टोरेट्स देंगे, अलग से वोटिंग राइट्स देंगे, हम आपके अलग से राइट्स आपको प्रोवाइड करेंगे. सो बेसिकली अब जब वहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है सो दे वुड गो विद ब्रिटिशर्स. सो उस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने वहाँ का जो एजिटेशन है जो बंगाल में जो ईस्ट बंगाल का जो एजिटेशन था वो कम कर दिया एंड इस वे में जो है उनका ये इन्होंने पार्टीशन किया. Now, not only Bengali but people of the rest India also knew that the partition was to stop the increasing power of the Hindus and their freedom movement. So basically ये सिर्फ बंगाल के लोगों को नहीं बाकी सारे लोगों को पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स है उनकी चाल है सो दैट जो हिंदूज़ की इंक्रीजिंग पावर थी वहाँ पे बंगाल में वो उन लोग कम कर दे एंड ऑल्सो जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको एक तरह से वो रोक लगा दे. सो दिस पार्टीशन केम इन टू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905. सो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ वो कब इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905 एंड दिस डे दैट इज 16 अक्टूबर 1905 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द राष्ट्रीय शोक दिवस. सो ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसको जो है राष्ट्रीय शोक दिवस का नाम दे दिया गया. एंड ऑल्सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अवोक पीपल बाय राइटिंग आर्टिकल टाइटल्ड अ बिग टेरिबल नेशनल डिजास्टर इन हिज न्यूज़पेपर बंगाली. सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर नेम्ड बंगाली उसमें एक राइटिंग लिखा, आर्टिकल दिया और उस आर्टिकल का टाइटल रखा अ बिग टेरिबल नेशनल डिजास्टर. सो दिस वॉज अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि किस तरह से बंगाल का पार्टीशन हुआ और क्या रीज़न थे. नाउ ये बंगाल के पार्टीशन के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड फेज शुरू हो गया था. सो बिकॉज दिस बंगाल वॉज पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड. नाउ व्हाट हैपेंड इन स्वदेशी मूवमेंट वॉज the people were requested to refuse foreign goods and to use only own country made goods. सो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का मेजर रीज़न क्या था कि एक तो बंगाल पार्टीशन हुआ है सो जो ब्रिटिशर्स है उनको हर तरह से बॉयकॉट करना है. सो इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी फॉरेन गुड्स है वो यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो कंट्री मेड गुड्स है वही यूज़ करेंगे. सो द प्रिंसिपल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट वर यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स, रिफ्यूजल ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ऑब्टेन नेशनलिज्म प्रमोटिंग एजुकेशन. सो ये मूवमेंट के 3 प्रिंसिपल मोटिव्स थे. एक तो ये कि खुद के जो कंट्री में बनाया हुआ गुड्स है वो यूज़ करो, फॉरेन के गुड को यूज़ नहीं करना उसको रिफ्यूज़ करो, एंड थर्ड जो नेशनलिज्म प्रमोट करे वैसी एजुकेशन ऑब्टेन करो, वैसी एजुकेशन लेनी है.
आफ्टर दैट एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर जो है स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किस तरह से जो ये बंग भंग मूवमेंट शुरू किया है उसको चालू रखना है। दैट इज़ कि ये जो मूवमेंट है बंग भंग के अगेंस्ट में उसको किस तरह से चालू रखना है। सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, राज बिहारी घोष एंड अरविंद घोष वर द मेंबर्स इन दिस कमिटी। सो ये जो लीडर्स थे उनको ये कमेटी का मेंबर्स बनाया गया। एंड ऑल्सो द फॉलोअर्स कलेक्टेड ऑफ सिग्नेचर्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन थी उनके ऊपर जो उनके फॉलोअर्स है उन्होंने काफ़ी जनों के सिग्नेचर लिए गए। इसके अलावा सम अंगेज इन पब्लिक स्पीचेस, स्ट्रीट प्लेस एंड प्रोटेस्ट। सो जो काफ़ी जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पब्लिक स्पीचेस भी दी, स्ट्रीट प्लेस भी किया और प्रोटेस्ट भी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फॉरेन गुड्स जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए गए एंड जो स्वदेशी गुड्स है उनका प्रमोशन ज़्यादा कर दिया गया। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी अपील करी गई कि जो गवर्नमेंट जॉब्स और पावर्स है उनको आप अबेंडन कर दो, उनको छोड़ दो। दैट इज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको भी बोला कि आप ये पावर और जॉब जो है वो छोड़ दो। इसके अलावा काफ़ी यूज फंड कलेक्ट किया गया था सो दैट ये मूवमेंट सस्टेन कर पाए। एंड ऑल्सो स्वयं सेवक दल वॉज फाउंडेड टू हेल्प द पीपल। सो जो वॉल्टियर्स का जो ये स्वयं सेवक दल था वो लाइक फाउंड किया गया था उस टाइम पे, जो सो दैट जो पीपल जो है उनकी हेल्प कर पाए। नाउ जो सारे क्लासेस के जो पीपल थे उन्होंने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया था, मे इट बी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सबने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। एंड ऑल्सो पीपल ने वहाँ पे जो है एक प्लेज लिया था कि फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे। और इसी के साथ में जो शॉप्स वगैरह थी उनको भी चेक किया था कि वहाँ पे कोई फॉरेन गुड्स तो यूज़ नहीं कर रहे, वो फॉरेन गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं। इसके अलावा जो कुक्स होते थे, बार्बर्स होते थे, वॉशरमैन, कॉबलर्स, इन्होंने भी जो है ब्रिटिशर्स को सर्विस देना बंद कर दिया। इसके अलावा जो जनरल कस्टमरी सर्विस होती थी वो भी ब्रिटिशर्स को नहीं मिलती थी। सो ब्रिटिश क्लॉथ एंड ऑल अदर थिंग्स वर एंटायरली रिजेक्टेड बाय द कॉमन मैन। सो जितना भी ब्रिटिशर्स का कुछ भी था वो सब चीज़ जो है कॉमन मैन ने उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में जो काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो भले डेलीज़ में, वीकलीज़ में जो है वो लिखने शुरू हो गए सो दैट जो लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुंच पाए कि हम ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, स्वदेशी गुड्स का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से जो है ये फाउंडेशन रखी गई है और किस तरह से जो इंडिया का कल्चर है और जो सेल्फ रिलायंस है वो अचीव कर सकते हैं। Then not only news journals but street plays, public conferences and folk songs were used for awareness of people. So ये जो है अगर हम देखें जो वीकली जो जनरल्स वगैरह होते हैं सो वो एजुकेटेड लोगों के लिए थे। इसके अलावा जो है जो जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उनके लिए जो है स्ट्रीट प्लेट्स और फिर जो पब्लिक कॉन्फ्रेंस हो गई या फिर जो फोक सॉन्ग्स हो गए वो जो है क्रिएट किए गए सो दैट अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसके अलावा जो वंदे मातरम है दैट वाज टेकन फ्रॉम आनंद मत नॉवल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड वो भी जो है हर जगह पे लाइक गाना शुरू हो गया। सो इतनी सारी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या आया है कि जो गवर्नमेंट फेवरिंग न्यूज़पेपर्स थे, मतलब जो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा ही छापते थे, वो सारे न्यूज़पेपर ने भी ये सारी एक्टिविटीज़ का लाइक नोट किया एंड उन्होंने ये देखा कि किस तरह से पब्लिक एटीट्यूड और जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। सो बेसिकली ये जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ इसने कंट्री को काफ़ी वेज में बेनिफिट किया। लाइक एक तरह से जो है ब्रिटिश ट्रेड जो था वो काफ़ी इफेक्ट हो गया था। दैट इज़ कि अगर जैसे देखा जाएगा फैक्ट्स की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए तो जो इम्पोर्ट था ब्रिटिश गुड्स का दैट वाज अराउंड 76,200 इन डिफरेंट 8 प्रोमिनेंट सेंटर्स लाइक आराब, अगुडा, ढाका, हरिबाग, नदिया, मालदा, जयशोर एंड बर्धवन इन सितंबर 1904। सो अगर ये 8 जो प्रोमिनेंट सेंटर्स थे उनका अगर इम्पोर्ट देखा जाए तो सितंबर 1904 में ये था 76,200, लेकिन ये डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 19,700 इन सितंबर 1905। तो सिर्फ एक साल में ये स्वदेशी मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिशर का जो इम्पोर्ट था वो गिर के 9,700 रुपीज़ पे आ गया। So the import of foreign clothes decreased to less than 3 crore meters and of cotton yarn decreased to worth rupees only 1 crore. And also import of foreign clothes decreased to less than 3 crore meters and the cotton yarn decreased to rupees worth 1 crore only. So जो फॉरेन के जो क्लोथ्स थे वो 3 करोड़ मीटर से भी कम हो गए इम्पोर्ट करना। एंड ऑल्सो अगर वैल्यू देखी जाए, वर्थ देखी जाए कॉटन यार्न की तो वो भी गिर के जो है 1 करोड़ पे सीमित हो गई। इसके अलावा जो सिगरेट का इम्पोर्ट था डेट वॉज ऑल्सो डिक्रीज बाय 50% एंड फुटवेयर बाय मोर देन 75%। सो जो बहुत बड़ा जो डिक्रीज है ब्रिटिशर्स के गुड्स का वो देखा जा रहा था एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। सो स्वदेशी मूवमेंट का इतना हैवी इम्पैक्ट हुआ था। So the people went on strikes in the presses and jute firms which gave a terrible jerk to the government enterprise and trade. So इसके अलावा जो है जो लोग हैं उन्होंने जूट फर्म्स थी या जो प्रेस वगैरह थे उनमें भी स्ट्राइक कर दी एंड बेसिकली जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज और जो ट्रेड था उनका वो भी काफ़ी टेरिबली जो है उनको झटका लगा उसके अंदर भी। सो दिस वॉज अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट।
नाउ स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ में ही जो है नेशनल एजुकेशन भी शुरू की गई थी। दैट इज़ हम जैसे देखते हैं जब हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आया था उस टाइम पे काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स ने लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू किए थे एंड वो वहाँ पे अपने एजुकेशन इम्पार्ट करते थे। बट ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बाद में जो है ये नेशनल एजुकेशन के लिए भी काफ़ी जो है प्रिंसिपल मोटिव रखा गया। दैट इज़ जो स्टूडेंट्स थे उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था बंग भंग मूवमेंट में। एंड बिकॉज ऑफ दिस they had to pay collective fines and suffer the punishment of getting expelled from the colleges. So basically जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था बंग भंग मूवमेंट में उनको जो है काफ़ी सारे फाइन्स पे करने पड़े थे एंड ऑल्सो उनको जो है कॉलेज से निकाल दिया गया था बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन बंग भंग मूवमेंट। सो ये यहाँ से जो है इंडियंस ने लेसन लिया एंड दे स्टार्टेड न्यू नेशनल स्कूल्स इन बंगाल। सो उन्होंने वहाँ पे जो है नेशनल स्कूल शुरू किए सो दैट उनको ब्रिटिशर्स का मोहताज नहीं रहना पड़े एजुकेशन के लिए। सो 25 नेशनल सेकेंडरी schools and 300 national primary schools were there in Bengal province in 1907. So 1907 तक 25 national secondary schools आ गई and 300 national primary schools started till 1907. So Rabindranath Tagore शांति निकेतन developed to its best during this period. So रविंद्रनाथ टैगोर के जो शांति निकेतन था वो भी जो है इस टाइम पे काफ़ी डेवलप हुआ था। Apart from Bengal, positive results were seen in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Madras and Bombay. Gujarat was also highly affected by this movement. So this is how the national education started in our India because of this partition of Bengal. So basically अगर देखा जाए तो partition of Bengal की अगर हम बात करें तो इसके दो इफेक्ट रहे थे, एक तो स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा है नेशनल एजुकेशन। Other one that is the formation of Muslim League and all we will see in the next lecture. Okay.